हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने मौर्य काल के बारे में विस्तार से पिछले 2 पार्ट्स में पढ़ लिया है। हमारा आज का टॉपिक भी मौर्य काल से संबंधित है। इसमें हमारा फोकस मौर्य काल के एमसीक्यूज पर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक मौर्य काल के एमसीक्यूज पर। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इन्होंने कैसे की थी? अब उनके जो गुरु थे चाणक्य, उनकी अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये प्रथम शासक थे मौर्य वंश के बाद जो दूसरे शासक थे वो बिंदुसार थे और तीसरे शासक अशोक थे और सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ थे। बृहद्रथ की पुष्यमित्र ने, जो कि उनके सेनापति थे, हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो अगली वीडियो में हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ? तो कौन सा व्यक्ति है वो? अशोक। पढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विशाखादत्त, राजशेखर, भट्ट स्वामी या विष्णुगुप्त? तो जो चाणक्य था उसका एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त और एक और अन्य नाम कौन सा था? कौटिल्य। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार थे और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वो अशोक था। जो विष्णुगुप्त है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और पुरोहित थे। वो पुरोहित ही ये थे। अगला प्रश्न है, मगध के निम्नलिखित शासकों को उनके शासन के कालक्रम में रखिए। बिंदुसार, बिंबसार, अशोक, अजातशत्रु। तो सबसे पहले कौन आया था इनमें से? बिंबसार। सार सार के बाद अजातशत्रु और उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। तो इस क्रम में हम देखते हैं, सबसे पहले बी में है, के बाद में डी, इसलिए आ जाएगा बी ऑप्शन, BDAC। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? वैशाली, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन। तो उन्होंने भेजा कहाँ था? तक्षशिला। वहां पर कौन था उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार का पुत्र सुशीम था, जो कि विद्रोह को दबाने में असफल हो गया था। इसीलिए बिंदुसार ने वहां पर अपने दूसरे पुत्र को भेजा, जो कि अशोक थे। अगला प्रश्न है, अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? तक्षशिला का युद्ध, कालीकट का युद्ध, कलिंग का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध? तो जो अशोक का अंतिम युद्ध था वो था कलिंग का युद्ध। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या हिंदू धर्म? उन्होंने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। कलिंग विजय में जो रक्तपात हुआ था उसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने अपनी युद्ध करने की नीति को त्याग दिया। पढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। कलिंग के साथ अशोक के युद्ध का विवरण किस शिलालेख में दिया गया है? 14वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, कलिंग शिलालेख में या छठे शिलालेख में? तो जो ये दिया गया है 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व या 240 ईसा पूर्व? तो कलिंग का युद्ध है वो कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। और कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तौसली। तौसली थी जो कलिंग की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध शासक है जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त,
बिंदुसार या फिर अशोक? इसने अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र मित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन सा था? देववर्मन, रैद्रथ, दशरथ या फिर बिंदुसार? तो वो कौन सा था अंतिम राजा? वो था रैद्रथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शासक नहीं है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंदुसार? तो कौन सा नहीं है? अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे मौर्यकालीन, बिंदुसार दूसरे थे और अशोक तीसरे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? धर्माध्यक्ष, धर्माधिकारी, धर्माधिराज या धर्म महामत्ता? तो अशोक द्वारा नियुक्त धर्म अधिकारी को बोला जाता था धर्म महामत्ता। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था? 5 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद? तो अशोक ने 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इंडिका, ऋग्वेद या फिर पुराण? तो मैगस्थनीज की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? इंडिका। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी? ये थी चाणक्य की। हमारा अगला प्रश्न है, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त किया था? 4 भागों में, 5 भागों में, 3 भागों में या फिर 7 भागों में? तो मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? आर्यभट्ट, मैगस्थनीज, कालिदास या फिर चाणक्य? तो अर्थशास्त्र के रचनाकार थे चाणक्य। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैगस्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? सिकंदर के, बिंबिसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर बिंदुसार के? तो सेल्यूकस ने अपने जो राजदूत को भेजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भेजा था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? पत्थर से, मिट्टी से, लकड़ी से या फिर ईंट से? तो जो महल बना हुआ था चंद्रगुप्त का वो लकड़ी से बना हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? भद्रबाहु, तुलबाहु, हरिभद्र या सोमदेव? चंद्रगुप्त के जो जैन गुरु थे वो थे भद्रबाहु। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। यूनानियों ने इसे सेड्रोकोट्स कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, बिंदुसार को या फिर अशोक को? तो यूनानियों ने किसे बोला था सेड्रोकोटस? चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न है, चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त, हरिगुप्त या फिर नरसिंहगुप्त? तो चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और चाणक्य के पिता का क्या नाम था? चणक। चणक चाणक्य के पिता का नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जानते थे? देववर्मन, अमित्र घोष, कुबाल या फिर कौटिल्य? तो बिंदुसार को जो यूनानी लेखक हैं वो अमित्र घोष से जानते थे। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने, खनगौन ने, चंद्रगुप्त ने या गौतम बुद्ध ने? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था? जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने कब पढ़ा था? 1837। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? उसर भूमि, एक धार्मिक संप्रदाय, एक देवी या राजकीय भूमि से प्राप्त कर?
का जो था वो राजकीय भूमि से प्राप्त कर को बोलते थे। मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था? नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला या उज्जैन? जो मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था वो था तक्षशिला। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल का महानतम शासक कौन सा था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन या बिंदुसार? जो अशोक था वो था मौर्य काल का महानतम शासक। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में या प्राकृतिक भाषा में? तो किस में लिखा गया था? प्राकृत भाषा में। और इसकी लिपि कौन सी थी? ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता था? सम्राट अशोक, राजा अशोक, अशोकवर्धन या उपरोक्त सभी? पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ? तो किससे प्रभावित होकर अपनाया था? उपगुप्त। और यही उनके धार्मिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के किस शासक को भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई थी? अशोक, दशरथ, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? ललितपतन, जनकपुर, भरतपुर या पाटन? तो अशोक ने नेपाल में तो ललितपुर नगर बसाया था और भारत में कौन सा नगर बसाया था? गिरी नगर। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? कुशीनगर से, वाराणसी से, बोध गया से या फिर सारनाथ से? तो हमारा अशोक चक्र लिया गया है सारनाथ से। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म का क्या तात्पर्य है? राज्य की धार्मिक नीति, बौद्ध मत के सिद्धांत, अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था या चवर्कों और आजीविकों के दर्शन का मिश्रण? तो धम्म से तात्पर्य है अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अशोक और श्रीगुप्त के बीच, बिंदुसार और विक्रमादित्य के मध्य, चंद्रगुप्त और इब्राहिम लोदी के मध्य या फिर सम्राट अशोक और राजा अनंत के मध्य? कलिंग का युद्ध इनके मध्य लड़ा गया था, सम्राट अशोक और राजा अनंत के मध्य 261 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले अशोक किस भगवान को मानते थे? भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान ब्रह्मा या फिर भगवान विष्णु? तो अशोक थे जो पहले भगवान शिव को मानते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने इनमें से किस स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मस्की के लघु स्तंभ में या रुमनदेई के स्तंभ में या फिर भारफू के स्तंभ लेख में या क्वीन स्तंभ लेख में? तो अशोक ने किसमें बताया है मगध का सम्राट खुद को? भारवू के स्तंभ लेख में। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने हैरी घोष को त्याग कर क्या अपनाया? मैथ्यू घोष, बहरी घोष, लहरी घोष या धम्म घोष? तो अशोक ने किसको अपनाया था? धम्म घोष को। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में सिक्कों को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? चांदी व तांबा, स्वर्ण व चांदी, स्वर्ण व ताम्र, ताम्र व कांसा? तो सिक्कों को बनाने के लिए मौर्य काल में स्वर्ण व चांदी का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है?
बेंगलुरु कर्नाटक, रायसेन मध्य प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात या फिर मुंबई महाराष्ट्र? तो सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। है दूत एवं सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ? मुगल काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या फिर शुंग काल में? तो इसका आंसर आएगा शुंग काल, क्योंकि शुंग काल में ही पहले कुछ शासकों ने इनके स्तूपों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने सांची के स्तूप और भरहूत के स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया। वह कौन सा शासक है जिसने राज सिंहासन पर बैठने से पहले अपने भाई सुशील की हत्या कर दी थी? अजातशत्रु, सीमुख, अशोक या फिर कनिष्क? तो वह अशोक था जिसने सिंहासन पर बैठने से पहले अपने भाई सुशील की हत्या कर दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है? कलसी अभिलेख में, मास्की अभिलेख में, रुमनदेही अभिलेख में या फिर कलिंग अभिलेख में? तो अशोक का नाम मिलता है मास्की के अभिलेख में। बाकी में कई जगह पर उनका नाम क्या मिलता है? देवनाम, प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अशोककालीन अभिलेख रोष्ठी लिपि में है? कलसी अभिलेख, मेरठ अभिलेख, शाहबाजगढ़ी अभिलेख या फिर गिरनार अभिलेख? तो कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? वो है शाहबाजगढ़ी अभिलेख। बाकी सारे तो ब्रह्मी लिपि में है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के सिंहासन विस्तार में उसकी मदद किसने की? उपगुप्त, बिंदुसार, शूद्रक या चाणक्य? तो किसने की थी? चाणक्य ने, जो कि उसका प्रधानमंत्री व पुरोहित भी था। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि कर किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? एग्रोनोमोई, शीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष या अर्काध्यक्ष? तो किसके द्वारा भूमि कर इकट्ठा किया जाता था? शीताध्यक्ष के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है? विद्यावधान, अर्थशास्त्र, अशोकन शिलालेख या फिर इंडिका? तो किसमें मिलता है? इंडिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन कला का, बौद्ध कला का, ईसाई कला का या मुस्लिम कला का? तो सांची का स्तूप करता है बौद्ध कला का निरूपण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, कनिष्क को या फिर अशोक को? तो किसको कहा जाता है? अशोक को। तो उसने अपने शासनकाल में 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख या फिर चतुर्थ शिलालेख? तो किसमें मिलता है? द्वितीय शिलालेख में। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तोल, पण, काकणी या फिर दिनार? तो प्रचलित मुद्रा कौन सी थी मौर्य साम्राज्य में? पण। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गिरिनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने या फिर अशोक ने? तो किसने निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त ने। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखादत्त, अश्वघोष, कालिदास या फिर मैगस्थनीज? तो मुद्रा राक्षस का लेखक था विशाखादत्त। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि पर रोक लगाई गई है? प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख या फिर चतुर्थ शिलालेख? तो किसमें लगाई गई है? प्रथम शिलालेख में। और क्या किया गया इसमें? अहिंसा और पशु बलि, इन दोनों पर रोक लगाई गई है। और मनुष्य को क्या बोला है? अपनी संतान
अशोक ने। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के काल में किस नगर में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, मगध में या समस्तीपुर में? तो बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्ठी लिपि, ब्रह्मी लिपि या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर? खरोष्ठी लिपि। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पंचायतों के माध्यम से गांवों में शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया? आर्यों ने, नंदों ने, मौर्यों ने या फिर कुषाणों ने? तो किसने किया था? मौर्यों ने। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या इंडिका? आर्यों के लिए शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है अर्थशास्त्र में। इनमें से कौन सा शिलालेख त्याग प्रस्ति के नाम से जाना जाता है? एहोल शिलालेख, मेहरौली शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या हाथी गुम्फा शिलालेख? तो इसका आंसर आएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे? गुप्तचर कहते थे, गूढ़ पुरुष कहते थे, खोजी कहते थे या संस्था व संचार कहते थे? तो उनको बोलते थे गूढ़ पुरुष। संस्था व संचार, तो ये दो प्रकार से ये काम करते थे। गुप्तचर, संस्था में वो एक स्थान पर रहकर काम करते थे और संचार में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे और अपना गुप्तचरों का कार्य करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा? चाणक्य ने, प्लूटार्क ने, मैगस्थनीज ने या प्लूटो ने? तो यह कहा था मैगस्थनीज ने। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने इस टॉपिक से पहले वाले वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में डाले गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।